तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे वांग लिन फिर से अपने नेशन सोल की कल्टीवेशन को अचीव कर लेने वाला है। और इसके बाद बस एक स्टेप ही बचेगा जिससे वो वापस से अपनी पूरी कल्टीवेशन को फुल रिकवर कर लेगा। और आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर इसने कितनी ज़्यादा कठिनाइयों को नहीं भोगा, क्योंकि उसने काफ़ी आसानी से नेशन सोल को यहाँ पे अचीव कर लिया है। यहाँ पर वांग लिन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट एपिसोड में बता दिया था कि वांग लिन सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में एंटर कर चुका है और यहाँ पहुंचने के बाद एक मिडिल एज आदमी ने उसका एडमिशन वगैरह करा दिया। जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो एक केव के अंदर में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और उसने मिड एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन ड्रीम को वहाँ पे अचीव कर लिया। अब इसके बाद क्या, हम लोगों ने देखा कि उसके केव्स के ऊपर में काफी ज्यादा क्रैक्स आ रहे हैं, वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज भी काफी ज्यादा कम होती जा रही है, जिस वजह से वांग लिन को चाहिए एक नया रूम। और जब वो अपने केव से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी इस साल के आखिरी दिन में खड़ा है। मतलब इसके बाद ही कल होके एक न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी दौरान उसे एक सुंदर सी महिला दिखती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं करते। मतलब उन दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हुआ। यहाँ पे वांग लिन चला जाता है वापस से उसी मिडिल एज आदमी के पास में और वहाँ पे जाके बोलता है कि मुझे एक दूसरा केव चाहिए। और वो मिडिल एज आदमी वांग लिन की इन बातों को सुनने से पहले ही शॉक में जा चुका था, क्योंकि जब उसने वांग लिन को देखा तब वो समझ जाता है कि वो मिड एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन दिन पर है। जिसके बाद वो वहाँ पे बिल्कुल शॉक में चला गया, क्योंकि वांग लिन की जो कल्टीवेशन स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी कि वो समझ नहीं पाता कि वो इतनी तेज़ी से कैसे कल्टीवेट कर ले रहा है। और वो वहाँ पे वांग लिन से पूछता भी है कि ज़रूर वांग लिन, तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से तुम जल्दी से जल्दी कल्टीवेट कर पा रहे हो। लेकिन वांग लिन वहाँ पे बस बहाना बना देता है कि मेरा किस्मत अच्छा था जिस वजह से मैंने 2 रिंग ब्रेक कर दिया। इसके बाद ही वहाँ पर वो पूछता है कि आखिर आपका काम क्या है। तो वांग लिन वहाँ पे बताता है कि मुझे एक न्यू केव चाहिए जिसके अंदर में और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज कंडेंस होती हो। जिसके बाद वो मिडिल एज आदमी वहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हें रूम चेंज करना है तो उसके लिए तुम्हें फिर से फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब 3 मिड क्वालिटी स्वीट स्टोन्स। जिसके बाद वांग लिन ने फिर से उसे निकाल के दे दिया। इसके बाद ही वो जो मिडिल एज आदमी है उसे केव नंबर 800 के पास में ले जाके छोड़ देता है। इसके बाद वांग लिन उसके अंदर में एंटर करता है। उसने फिर से फॉर्मेशंस वगैरह क्रिएट कर दिए ताकि वो वहाँ पे कल्टीवेट कर सके। इसी दौरान वांग लिन को वहाँ पे थोड़ा सा एहसास होता है कि इसके अंदर में ऑलरेडी एक फॉर्मेशन क्रिएटेड है, जिसकी मदद से यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज अच्छी तरीके से कंडेंस हो रही है। और कोई भी अगर नॉर्मल कल्टीवेटर इसके अंदर में एंटर करता तो वो उस फॉर्मेशन के रिगार्डिंग समझ नहीं पाता, क्योंकि कोई भी कोर फॉर्मेशन तक का कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता। और सोल रिफाइनिंग सेट के एल्डर्स को अच्छी तरीके से पता था कि जो भी आउटर सेट का डिसाइपल बनेगा वो कोर फॉर्मेशन से आगे तो हो भी नहीं सकता ना। लेकिन उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि वांग लिन जैसा सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर इसके अंदर में अचानक से आउटर डिसाइपल बन जाएगा। वांग लिन इस फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ चुका था और वो ये भी समझ जाता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्पिरिट वेन नहीं है, बल्कि एक स्यूडो स्पिरिट वेन है। जिसके बाद उसने उस फॉर्मेशन को वहाँ पे ब्रेक किया। और ऑफ कोर्स कोर फॉर्मेशन की पावर्स होने की वजह से उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्मार्ट और एक्सपीरियंस है कि उसने उस फॉर्मेशन के अंदर पास आउट कर लिया। पास आउट करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक थंब साइज का, मतलब एक मुक्के का जितना साइज होगा उतना बड़ा वहाँ पे स्पिरिट स्टोन है। उसके ऊपर में रेड लाइंस वगैरह भी बनी हुई है। तो वांग लिन उसको वहाँ पे इस्तेमाल करता अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। और कुछ दिनों तक कल्टीवेट करने के बाद उसकी जो कल्टीवेशन थी वो लेट पीक एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन पर पहुंच गई। एंड यस, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसके बाद वांग लिन का मन का और भी ज्यादा लालच बढ़ जाता है। जिसके बाद वो केव के बाहर आकर अपने लेफ्ट साइड में देखता है तो उसे वहां पर एक और कल्टीवेटर दिखाई दी, जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। उसके बाल वहां पे लहरा रहे थे और उसे देखकर कोई भी मान लो कि मोहित हो जाए, मतलब जस्ट हो सकता है, क्योंकि वांग लिन भी वहां पे अपने मन में सोचता है कि वो जो लड़की उसके सामने नजर आ रही है वो एक्चुअली में रेड बटरफ्लाई और हम लोगों की ली मुवान से भी ज़्यादा सुंदर है। और इस चीज़ को वहाँ पे हम लोग को मेंशन मिलता है, स्क्रीनशॉट तुम लोग देख सकते हो। और इतनी सुंदर लड़की को देखने के बाद भी वांग लिन हम लोग का सख्त लौंडा है, अपनी बीवी के प्रति वो लॉयल है, वो कभी भी उसे चीट नहीं करेगा, जिस वजह से वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। और तुमको भी पता है कि हम लोग का वांग लिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। ऑफकोर्स वो लड़की ने वांग लिन की तरफ देखा और वहाँ पे एक स्माइल देती है, लेकिन वांग लिन सख्त लौंडा है, वो मुड़ के वहाँ से चला गया। एक्चुअली में ये जो लड़की थी वो हम लोग को ल्यू में देखने को मिल रही है, वो ओरिजिनल वाली नहीं, मतलब वो भी तो क्लोन ही है, लेकिन ये जो है वो छोटी वाली ल्यू में है, जो कि पहले के दौरान हम लोग को शायद से वांग लिन के साथ नजर आई थी। और ये लड़की 1000 क्लोन्स में से एक है, जो कि हम लोग को ये लाल वाली ल्यू में देखने को मिलती है। तो समझ गए ना कि ये जो लाल वाली ल्यू में है उसके 1000 क्लोन्स है और उन्हीं 1000 क्लोन्स में से ये एक लड़की है। इसके बाद ही वो जो मिडिल एज आदमी हम लोग को दिखाया जाता है, जो कि वांग लिन को काफी ज्यादा असिस्ट कर रहा है, उसके साथ में वांग लिन का वहाँ पे एनकाउंटर हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स वांग लिन उसी से मिलने जा भी रहा था।
तो वो वहाँ पर देखता है कि वो लेट पीक एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन पे आ चुका है। जिसके बाद वो वहाँ पे और भी ज़्यादा शॉक में चला गया और वो वांगलिन को कहता है कि ज़रूर तुम्हारे पास किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है या फिर कोई हेवनली सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से तुम कल्टीवेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे वांगलिन फिर से बोलता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं बिल्कुल पीक पर ही था, जिस वजह से मैं कुछ ही दिनों में ब्रेक थ्रू कर गया। यहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन वो बुढ़ा मानने वाला है कहाँ। उसने वहाँ पे सोच लिया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, मैं तो इसके बारे में बाद में मुलाकात करूंगा ही। इसी दौरान वांगली वहाँ पे उस मिडिल एज आदमी को बताता है कि मुझे फिर से केव चेंज करना है। जिसके बाद वो मिडिल एज आदमी वहाँ पे उसे राय देता है कि तुम अगर 700 से अंदर की नंबर्स की तरफ में जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज वाली केव मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी सेट एल्डर वगैरह से। तुम कहो तो मैं उस चीज़ के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो वहाँ पर वांगलिंग कहता है कि मुझे उतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग मुझे 743 दिला दो तो मेरा काम बन जाएगा। अब मुझे पता तुम लोग सोचे हो कि आखिर 743 को ही क्यों चुना वांगलिन ने। वांगलिन जैसे अपने केव से बाहर आता है तो वो सबसे पहले चेक करता है कि कहाँ पर स्पिरिचुअल वेन जो है सबसे ज़्यादा नज़दीक मिलेगा। तो उसे पता चलता है कि ये केव नंबर 743 जो है उसके अंदर से अगर वांगलिन जाएगा तो उसे स्पिरिट वेन काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। जिसके बाद वांगलिन ने इस प्रस्ताव को उसके सामने रखा तो वो मिडिल एज आदमी और वांगलिन उस केव के सामने पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मिडिल एज आदमी ने उस कल्टीवेटर को बाहर निकाला। जी हाँ, वो केव नंबर 743 ऑलरेडी किसी और कल्टीवेटर के जरिए ऑक्यूपाइड था, जिस वजह से उस कल्टीवेटर को बाहर बुलाना पड़ा। जैसे ही वो कल्टीवेटर बाहर आता है तो नॉवेल्स के अंदर में उसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब था। ऑफकोर्स मैंने लास्ट एपिसोड में भी एक काफ़ी अजीब डिस्क्रिप्शन दिया और इस बार भी सेम चीज़ है। वो जो कल्टीवेटर था वो देखने में थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा फैटी टाइप का था, उसके चेहरे के ऊपर में थोड़े ज़्यादा फैट्स थे और उसका डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली हम लोग को एक कसाई के जरिए बताया गया, मतलब इट वॉज लुकिंग लाइक अ बुचर। वो कल्टीवेटर जैसे वहाँ पे बाहर आता है तो उसके सामने मिडिल एज आदमी ने प्रस्ताव रखा कि तुम अपनी केव को वांगलिन के साथ में स्विच कर लो। जिसके बाद वो वहाँ पे गुस्सा हो जाता, कहता है कि अगर तुम मुझे 100 टॉप क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स दे दो तब मैं तुम्हें ये केव दूंगा, वरना बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो गुस्से में वापस अपनी केव के अंदर में एंटर कर दिया। इसके बाद वो मिडिल एज आदमी बोलता है कि इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो तुम भूल जाओ इस बारे में, कल मैं तुम्हें कोई दूसरा केव दिला दूंगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले आते हैं। जब ये मिडिल एज आदमी वापस जा रहा था तब उसके दिमाग में प्लान बन रहा था कि रात को मैं जाऊंगा, चेक करूंगा कि आखिर वांगलिन का क्या लोचा लफड़ा है, मतलब वो इतनी तेजी से कैसे कल्टीवेट कर सकता है। और सेम ऐसा होता भी है। वांगलिन को इस बारे में भनक लग चुका था कि अगर वो चेक करने आया तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। और तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, तुम लोग बस यही सोच रहे होगा ना कि आखिर ये कल्टीवेटर वांगलिन के पीछे क्यों पड़ा अगर वो तेजी से कल्टीवेट कर रहा है। एक्चुअली में जो कल्टीवेटर है वो पहले इनर डिसाइपल था और वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन जो थी वो कोर फॉर्मेशन पे जाके स्टक हो गई, जिस वजह से उसे बाहर फेंक दिया गया। जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, बाहर आने के बाद वो बस सोच रहा था कि कैसे जल्द से जल्द वो कोर फॉर्मेशन में से ब्रेक थ्रू कर सके। और जैसे ही उसने यहाँ पर वांगलिन को देखा कि वो इतनी तेजी से कल्टीवेट कर पा रहा है तो उसे एक मौका दिखा, मतलब उम्मीद की किरण कि हाँ फाइनली मैं अपने कोर फॉर्मेशन से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा अगर मुझे इसका वो सीक्रेट टेक्निक मिल गया जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से कल्टीवेट कर रहा है। और ऐसा होता भी है। रात के टाइम पर वो वांगलिन के केव के पास जाता है और वांगलिन वहाँ पे काफी हद तक चालाक है, उसने अपने फॉर्मेशन को आधा खुला छोड़ दिया था, जिसकी मदद से वो मिडिल एज आदमी काफी आसानी से उसके अंदर एंटर कर भी जाता है। एंटर करते ही वो वांगलिन के ऊपर में कुछ जानलेवा हमला नहीं करता और वैसे कर भी लेता तो वांगलिन का कुछ नहीं उखाड़ पाता वो वहाँ पर। तो जैसे वो उसके ऊपर हमला करता तो वांगलिन अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकालता है और पर सोच लो वो तो बचने वाला है भी नहीं। रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की मदद से उसे काफी आसानी से वहाँ पर हरा देता है। जिसके बाद वो मिडिल एज आदमी वहाँ पे समझ गया कि वो कल्टीवेटर एक्चुअली में एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन का नहीं है। इसके बाद वो घबरा कर इस बात को रिपीट करने लगता है। तभी वो वहाँ पर पूछता है कि आखिर तुम कौन से लेवल पर हो। तो वांगलिन कहता है तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इस बारे में जान सको। जिसके बाद उसने फिर से अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की गैस से हमला किया और इस दौरान वो जो फेलो कल्टीवेटर था वो बस रह गए, मतलब गुजर चुके, रेस्ट इन पीस। तो उसके मरते ही वांगलिन उस केव के बाहर आता है और सीधा पहुंच जाता है अपने टाइगर की तरफ, केव नंबर 743, और उसका फॉर्मेशन को काफ़ी आसानी से ब्रेक करके उसके अंदर एंटर कर जाता है। वो कल्टीवेटर वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे ही वांगलिन को अंदर आता देखता तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने से वांगलिन को घंटा भर फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके ऊपर में कोई जानलेवा हमला नहीं किया बल्कि वांगलिन ने उसे बस वहाँ पे ट्रैप कर दिया। प्रीवियस वीडियो भी तुम लोग को इजीली नजर आ रहा होगा। इसके बाद वांगलिन ने अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाला और एक ही बार में उस पहाड़ के केव के ऊपर में थोड़ा सा क्रैक क्रिएट कर दिया। उस क्रैक के अंदर से जब वो तकरीबन 200-300 मीटर गहराइयों में जाता है तब उसे वहाँ पर मिलता है स्पिरिट वेन्स का ओर। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि उसकी मदद से वांगलिन अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर सकता था। जिसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। वांगलिन ने फिर उस स्पिरिट ओर का इस्तेमाल करके काफ़ी तेज़ी से वो पहाड़ों के ऊपर में पहुँच जाता है।
वहाँ पर पहुँचने के बाद ही उसे वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंडेंस महसूस होने लगी। और वांग ली ने जब स्पिरिट ओर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तब उस पहाड़ के ऊपर में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगा कि लिटरली वांग ली की बॉडी दब रही थी, ऊपर से नीचे से, मतलब सभी तरफ से। और इस प्रेशर को वहाँ पे वांग ली फील कर पा रहा था। उसकी वजह से उसकी आंखों के अंदर से खून बाहर आ रहा है। ये जो सीन दिख रहा है इस दौरान वो सच में वहाँ पे आंखों से खून बाहर आ रहा था और वांग ली को दर्द महसूस नहीं हो रहा, बल्कि वो वहाँ पे बिल्कुल भयानक हंसी हंस रहा था। उसे मजा आ रहा था क्योंकि उसे यही प्रेशर फील करना था जिसकी मदद से वो अपनी ओरिजिन सोल जो कि डिस्पैट हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, वो वापस से एक जगह इकट्ठा होने लगती है। और वांग लिन ने काफ़ी तेज़ी से उन सभी स्पिरिचुअल एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर दिया। और लिटरली कुछ घंटे के अंदर में जैसे ही उसने सभी के सभी स्पिरिचुअल एनर्जीज को वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया, उसके बाद उसने एक ही झटके में कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू किया। उसके बाद अर्ली कोर फॉर्मेशन में, फिर मिड स्टेज में, फिर लेट में, फिर उसके बाद नासेंट सोल के अंदर में, फिर नासेंट सोल से अर्ली नासेंट सोल के अंदर में। इस दौरान वो जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज को ऑब्जॉर्व कर रहा था, वहाँ पे सुनताई का सील, साथ ही साथ वहाँ पे ली योफंग का डोमेन वहाँ पे वीक होता जा रहा था। उसके चेहरे के ऊपर में कितने सारे लीव्स के वार तुम लोगों को नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस दौरान तक काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके थे। लेकिन तभी वांग लिन को वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि वो जो स्पिरिट वेन का ओर है वो पूरी तरीके से वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है और कुछ ही देर के अंदर में वो पूरी तरीके से धूल बन जाएगा। तभी वांग लिन वहाँ पे कहने लगता है बस 10 सेकंड और, 10 सेकंड और ये 10 सेकंड के अंदर ही अंदर आउटर सेट के अंदर में पूरे डिसाइपल्स के अंदर में अफरा तफरी मच चुका था। क्योंकि आउटर सेट के अंदर में जितने भी केव्स थे और बाकी सभी केव्स के अंदर में जितने भी कल्टिवेटर्स कल्टिवेट कर रहे थे, उन सभी को अचानक से रियलाइज होता है कि उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जीज आ नहीं रही है, मतलब पूरी स्पिरिचुअल एनर्जीज बिल्कुल गायब हो चुकी है। जिसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान वहाँ पर इनर सेट के कुछ एल्डर्स आ चुके थे, जिसके बाद ही उन लोगों ने सभी लोगों को शांत करना स्टार्ट कर दिया। और इसी मोमेंट के दौरान हम लोग को फिर से वांग लिन को दिखाया जाता है जो कि एक ही झटके में टेलीपोर्ट होता है और इन सभी कल्टिवेटर्स के बीच पहुंच चुका था। और इस दौरान तक वांग लिन की जो कल्टिवेशन थी वो पहुंच चुकी थी मिड नासेंट सोल। सो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा मेहनत करें तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।